हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र कुमार शर्मा। मैं आज आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में संक्षिप्त में ब्रीफ में बताना चाहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सबसे पहले यदि हम इस अधिनियम के बारे में अध्ययन करें और देखें तो इसमें 4 अध्याय हैं और 31 धाराएँ हैं। अब शुरुआत में यदि देखें तो सबसे पहली धारा कहती है संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और लागू होना। यह अधिनियम कहाँ लागू होगा, कब प्रारंभ होगा, इसका नाम क्या रहेगा। तो धारा 1 में बताया। धारा 2 में यदि देखें तो यहाँ डेफिनेशन बताई गई है, जिसके अंतर्गत डेफिनेशन धारा 2 में दी गई है। और यदि उसमें देखें तो उसके सब क्लास 2(1), 2B, 2C इस प्रकार डेफिनेशन दी है। जैसे 2(1) में देखें तो समुचित प्रयोगशाला के बारे में बताया गया है कि यदि कोई प्रोडक्ट जांच के लिए पहुंचाना तो उसके लिए प्रयोगशाला का उपयोग किया जाता है। आगे देखें तो इसके अंतर्गत शाखा कार्यालय, ब्रांच ऑफिस के बारे में बताया गया है कि विरोधी पक्षकार जहाँ बिजनेस करता है वहाँ या मुख्यतः कार्यालय उसका जो मेन कार्यालय या उसकी ब्रांच ऑफिस है वो। उसके बाद यदि और आगे देखें तो इसमें 2 में परिवादी या कंप्लेनेंट के बारे में बताया गया है कि उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता खुद स्वयं जिसने माल खरीदा हो, या कंपनी या रजिस्ट्री करात या केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा, एक या एक से अधिक उपभोक्ता जहाँ उनके उपभोक्ता हो और उनका हित एक ही हो। तो इस प्रकार वहाँ बताया गया है। इसके बाद देखें 2C, जिसके अंतर्गत कंप्लेंट के बारे में बताया गया है कि परिवाद कैसे पेश किया जाएगा या क्या उसमें होगा। जैसे कि अनफेयर ट्रेड, अनुचित व्यापार किसी ने करा है और लाभ प्राप्त किया तो। इसके बाद उसी में यदि देखें तो सेवा में कमी क्या है, त्रुटिपूर्ण माल बेचा है या उस माल में किस प्रकार की कमी है, किस शिकायत है, तो इस संबंध में वहाँ होने पर परिवाद पेश किया जाएगा। और आगे चलते हैं तो 2D, उपभोक्ता में ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेरित है जो खुद माल खरीदता है या सामान खरीदता है या अपने उपयोग के लिए रहता है। यहाँ पर एक चीज़ ये देखने लायक है कि कंज्यूमर स्वयं के उपभोग के लिए वस्तु अगर खरीदता है, वो वाणिज्य प्रयोजन के लिए यदि कोई वस्तु या कमर्शियल कोई वस्तु खरीदी जाती है बिजनेस पर्पज़ से, तो वो कंज्यूमर की श्रेणी में नहीं आता है। और आगे चलेंगे इसी में तो अगर देखेंगे तो यहाँ पर गुड्स की डेफिनेशन दी है। मैन्युफैक्चर, विनिर्माण, सदस्य, अधिसूचना, व्यक्ति विहित, सेवा, सर्विस क्या क्या है उसके अंदर आएगी, इंक्लूड क्या क्या है, बीमा, परिवहन आदि जितनी भी सेवाएं हैं उसके अंदर बताइए, बैंकिंग, ये सभी विद्युत, ये सभी सेवाएं के बारे में बताया है। इसके बाद आगे और चलते हैं तो स्टेट कमीशन के बारे में बताया है। और इस प्रकार यहाँ सेक्शन 2 देखेंगे तो वहाँ डेफिनेशन दी गई है। और आगे चलते हैं तो सेक्शन 3 अगर देखते हैं तो अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना। अब अध्याय 2 की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद के बारे में बताया है, जिसमें धारा 4 से लेके 8ख तक बताया है। धारा 4 कहती है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद होगा, जिसमें एक अध्यक्ष होगा, बाकी सदस्य होंगे और उनकी वर्ष में एक बार बैठक होगी। इसी प्रकार केंद्रीय परिषद के अधिवेशन की प्रक्रिया धारा 5, धारा 6 कह रही है कि केंद्रीय परिषद का उद्देश्य जो जनता का हित या संरक्षण के लिए या उपभोक्ता के हितों के लिए। इसके बाद धारा 7 देखें तो राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो राज्य में बनाया गया, जिसमें एक अध्यक्ष, बाकी सदस्य सचिव के रूप में सरकारी अधिकारी, गैर सरकारी अधिकारी उसमें जुड़े रहेंगे। धारा 8 राज्य परिषद के उद्देश्य, अब इसके अंदर देखेंगे तो वर्ष में 2 बार बैठक होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद 8A जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद, जिसमें जिला में होगा गठन जिला परिषद में, और जिले का कलेक्टर उनका
अध्यक्ष के रूप में रहेगा। फिर 8B जिला परिषद के उद्देश्य जो जनता या उस जिले में या उस जनपद में जो व्यक्ति के हित है उससे संबंधित के लिए। इसी के बाद देखें अध्याय 3, तो ये कहती है इसमें धारा 9 से लेके यदि हम इसका अध्ययन करें तो धारा 27A तक में बताया गया है जो उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण अधिकरण जिसको कहा है। तो धारा 9 में उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण अभिकरण की स्थापना के बारे में बताया है कि इनकी स्थापना कैसे होगी, किस प्रकार की जाएगी। तो राज्य सरकार के द्वारा हर राज्य में जिले के लिए, और राष्ट्रीय उपभोक्ता है तो केंद्र सरकार करेगी। तो इस प्रकार उनका गठन के बारे में। इसके बाद देखें धारा 10, तो जिला पीठ या जिला फोरम की संरचना। जिला फोरम में जैसे आपको पता है कि एक अध्यक्ष होगा जो कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश हो या रह चुका हो या सेवानिवृत्त हो तो उनका अध्यक्ष होगा। उसके बाद 2 सदस्य होंगे जिसमें एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। धारा 11 के लिए जिला पीठ की अधिकारिता, जिसमें आपको पता है कि यहाँ पर 20 लाख रुपए तक के प्रकरण की सुनवाई का अधिकार जिला पीठ को दे रखा है। धारा 12 कैरी की वह रीति जिसमें परिवाद किया जाएगा, हमें परिवाद किस रीति में पेश किया जाएगा तो उसके बारे में बताया गया है कि परिवाद लिखित में होगा और उपभोक्ता के द्वारा धारा 12 के अधीन प्रारूप में पेश किया जाएगा। इसके बाद धारा 13 कह रही है कि परिवाद की स्वीकृति पर प्रक्रिया। यदि परिवाद पेश किया है, स्वीकृत किया है तो उस पर प्रक्रिया क्या होगी, विपक्षी को नोटिस जाएगा, सूचना दी जाएगी और वो अपना पक्ष रखेगा। धारा 14 कहती है कि जिला पीठ का निष्कर्ष, वो अपना निष्कर्ष निकालेगा जिला पीठ। इसके बाद धारा 15 कहती है कि अपील, यदि जिला न्यायालय जिला उपभोक्ता प्रतितोषण फोरम के आदेश के अगेंस्ट यदि असंतुष्ट पक्ष है तो अपील करेगा राज्य आयोग में, और वो अपील धारा 15 के तहत की जाएगी और 30 दिन का उसका समय होगा, 30 दिन के अंदर उसे अपील करना है। इसके बाद और अगर देखें धारा 16 कहती है कि राज्य आयोग की संरचना, जिसमें एक अध्यक्ष राज्य शासन के द्वारा नियुक्त किया जाएगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्च न्यायालय का रहा हो वो, और साथ ही उसमें 2 सदस्य की नियुक्ति की जाएगी जिसमें एक महिला मेंबर का होना आवश्यक है। इसके बाद धारा 17 देखें तो राज्य आयोग की अधिकारिता। अब यहाँ पे हम बताएं आपको, राज्य आयोग 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की सुनवाई का अधिकार रखते हैं। इसके बाद धारा 17A, मामले का अंतरण ट्रांसफ़र करने की शक्ति दे रखी है। ट्रांसफ़र एक राज्य के अंतर्गत एक न्यायालय से दूसरे जिला फोरम में ट्रांसफ़र करने की अधिकारिता। इसके बाद देखें 17B, सर्किट पीठ, समय समय पर सर्किट पीठ की स्थापना की जाएगी। इसके बारे में धारा 18, राज्य आयोग को लागू प्रक्रिया। 18 में बताया गया कि राज्य आयोग को लागू प्रक्रिया क्या क्या है। धारा 19 में अपील बताइए, यदि राज्य आयोग से असंतुष्ट है कोई पक्ष तो उसकी अपील राष्ट्रीय आयोग में की जाएगी और वो भी 30 दिन के अंदर की जाएगी। इसके बाद धारा 19A देखें तो अपील की सुनवाई। धारा 20, राष्ट्रीय आयोग का गठन किस प्रकार किया है। इसके अंदर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो या सेवानिवृत्त हो वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा और 4 सदस्य रहेंगे जिसमें एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है। राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता यदि देखें, क्षेत्राधिकार सुनवाई की अधिकारिता उन्हें तो 1 करोड़ रुपये से अधिक के प्रकरणों की सुनवाई की उनकी प्राथमिक अधिकारिता है। धारा 22 कह रही है कि राष्ट्रीय आयोग को प्रयोजन, शक्ति और प्रक्रिया। इसके बाद धारा 22A कहती है कि एक पक्षीय आदेश को पास करने की शक्ति। यदि हम देखें कभी जिला न्यायालय ने कोई एक पक्षीय आदेश दे दिया है तो उसके अपास करने की, एक्स पार्टी को पास करने की शक्ति 22A के अंतर्गत राज्य आयोग, और यदि राज्य आयोग में हुआ है तो राष्ट्रीय आयोग को है। इसके बाद 22B देखें तो वादों का अंतरण ट्रांसफ़र करने की शक्ति। 22C देखें तो सर्किट बेंच की स्थापना की जाएगी समय समय पर। 22C देखें तो अध्यक्ष के पद की रिक्त किया जाएगा। इसके बाद और अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें देखें धारा 23 कहती है कि अपील, यदि कोई एक पक्ष राष्ट्रीय आयोग के निर्णय से असंतुष्ट और दुखी है तो वह अपील धारा 23 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा गया में अपील की जाएगी।
धारा 24 देखें तो आदेशों की अंतिमता, जो भी आदेश है उनकी फाइनलिटी है तो धारा 24 में बताया अंतिमता। अब 24A अगर देखें तो परिसीमा अवधि, किसी भी कंज्यूमर का कोई प्रकरण है और हमें यदि न्यायालय में लगाना है तो उसकी लिमिटेशन कितनी है, तो उसके लिए लिमिटेशन बता रखी है 2 ईयर। धारा 24A में 2 साल के अंदर उसे लगाना है। धारा 24B कहती है प्रशासनिक नियंत्रण के बारे में। धारा 25 अगर देखें जिला पीठ, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के द्वारा आदेशों का प्रवर्तन, एग्जीक्यूशन या प्रवर्तन किस प्रकार के करता है, धारा 25 कह रही है। जिला पीठ ने दिया और राज्य आयोग ने दिया, राष्ट्रीय आयोग ने दिया, तो उनके आदेशों का कार्यान्वित कैसे किया जाएगा, प्रवर्तन कैसे होगा, तो धारा 25 में बताया है। धारा 26 कहती है कि व्यर्थ और तंग करने वाले परिवादों का रद्द किया जाना। यदि किसी ने व्यर्थ या तंग या परिवाद पेपर में खबरों के आधार पर मिथ्या या झूठा अगर परिवाद पेश किया है तो यहाँ पर धारा 26 के अंतर्गत उन पर कास्ट या व्यय का खर्च के लिए माननीय न्यायालय उस पर खर्च लगा सकता है कि गलत तरीके से प्रकरण पेश किया है, इसलिए व्यर्थ और तंग करने वाला यदि है। धारा 27 शास्ति कहती है कि पेनल्टीज किस प्रकार दी जाएगी, तो आप धारा 27 में बता रखा है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार जिस प्रकार प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट को जो पावर है उस प्रकार वह कार्य करेंगे और साथ ही साथ उसमें जुर्माना भी लगा सकेंगे और उसमें सज़ा का भी प्रोविज़न है। तो धारा 27 में 27 ये कह रही है कि धारा 27 के अधीन पारित आदेशों के विरुद्ध अपील। धारा 27 के अंदर कोई अगर ऐसा दिया तो उसके विरुद्ध अपील। अब अध्याय 4 देखते हैं तो इसमें प्रकीर्णन दे रखा है जिसको मिसलेनियस कहा है। इसके अंदर 28 से लेकर 31 तक धारा है और इसके अंदर देखें तो 28 सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण के बारे में बताया है। सद्भावना पूर्वक किस प्रकार कोई कार्रवाई है तो उसके संरक्षण के बारे में बताया है। 28 ये कह रही कि नोटिस की तामीली इत्यादि, नोटिस की तामीली किस प्रकार की उसके बारे में। धारा 29 कह रही कठिनाई को दूर करने की शक्ति। धारा 29 में शक्तियों या नियुक्ति में त्रुटियों के आदेशों का अविलंब न होना। धारा 30 नियम बनाने की शक्ति कि राज्य सरकार में राज्य के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय आयोग के लिए नियम बना सकेंगे। धारा 30 से कह रही है कि विनिमय बनाने की राष्ट्रीय आयोग की शक्ति, विनिमय बनाने की राष्ट्रीय आयोग की शक्तियाँ जो है 30A में दे रखी है। 31 कह रहा है धारा 31 की नियमों विनियमों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना। रूल्स एंड रेगुलेशन जो अपन कहते हैं उन्हें संसद के समक्ष रखा जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ यदि देखें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का संक्षेप में मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार उसमें धाराएं बता रखी है और किस प्रकार कार्य करता है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। आप धन्यवाद।